फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था तो क्या समाज के लिए हम अपनी बहन की बलि दे दें। सुनील ने उसी तरह अपनी दादी को जवाब दिया, ये समाज और ये लोग जिन्हें इसकी और हमारी कोई परवाह नहीं, उनके लिए आप अपनी पोती को उस नरक में छोड़ सकती हैं, पर मैं नहीं। सुनील, इस बार सुनील के पिता ने उस पर गुस्से में हाथ उठा दिया था। तू एक बार को ये भूल जाए कि तुम्हारी दादी हैं, परंतु मुझे अब भी अपनी माँ का सम्मान करना आता है। दोबारा इस तरह तुम माँ से बात नहीं करोगे। सुनील के पिता ने जिस गुस्से में उससे कहा, उसे सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई सहम गया था। तो वहीं वैशाली अब भी दूसरे कमरे में बैठी आंसू बहाते हुए इस सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कल तक जिस घर में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी, वहीं आज गृह कलेश का माहौल बन गया था। सब गुस्से से एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। अब आगे बड़ी ही अजीब होती है इस दिल की रीति भी, जिसे ये एक बार अपने अंदर बसा लेता है, वो फिर चाहे इसे तोड़े, दर्द दे, जख्म दे या रुलाए, ये फिर भी उसके दुख को देखकर दुखी होता है, उसकी खुशी के लिए दुआ करता है, उसके लिए तड़फता भी है। फिर भी हर हाल में वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। वैशाली के साथ भी यही हो रहा था। वहाँ से आने के बाद हर व्रत किया, ना जाने कितने मन्नत के धागे बांधे, बस इसी विश्वास से कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में आई ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बस अब बहुत हुआ। मीरा देवी ने सबको चुप करते हुए कहा। फिर वो सुनील और रवि के सामने गई। तुम दोनों को क्या लगता है हम सब वैशाली से प्रेम नहीं करते? ये फैसला बस यूं ही नहीं लिया गया है। वैशाली भी तो यही चाहती थी, तभी तो आज तक उसने सारे व्रत किए जो उसे गौरव की पत्नी होने के कारण करने चाहिए, उसने किए या उससे करवाए गए। रवि ने धीमी आवाज में अपने पापा और बड़े पापा की ओर देखते हुए कहा। आज तक उसे भूलने ही कहाँ दिया गया इस शादी को। चल ठीक है, हम उसे वहाँ वापस नहीं भेजेंगे, मीरा देवी ने उन दोनों को कहा, परंतु कहीं तो उसका विवाह करना ही होगा। तो क्या तुम दोनों इस बात का वचन दे सकते हो कि उस घर में उसे कोई परेशानी नहीं होगी? क्योंकि ये रिश्ते हैं, कोई वस्त्र नहीं, जो ये नहीं जमा तो दूसरा ले आए, और वो नहीं जमा तो तीसरा। रिश्ते निभाने पड़ते हैं। दादी की इस बात का रवि और सुनील के पास कोई जवाब नहीं था। वो कैसे वचन दे सकते थे? आखिर भविष्य उन्हें भी तो नहीं पता। तभी वैशाली भी अपने दोनों भाई के सामने आकर कहती है, भाई, मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों को मेरी परवाह है, और वही प्यार परवाह है बाकी जो सबको भी है, परंतु बस आज आप सब मेरी एक बात मान लें, और वो भी बिना किसी सवाल के। फिर वो सबकी ओर देखकर कहती है, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, वो भी कल ही। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाकी सब भी दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। वैशाली रह रह कर करवट ले रही थी। उसे दादी की बातें याद आ रही थी। क्या गलत कहा उन्होंने? कहीं और विवाह करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, और जब वहीं रहना है तो फिर इस कारण इस घर में क्लेश क्यों उत्पन्न करना? परंतु अब और नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ दादी, अब जब मैं वापस जाऊँगी तो चाहे वहाँ जो भी हो, वो लोग मेरे साथ कुछ भी करें, उसका जिक्र यहाँ कभी नहीं करूँगी। अब से मेरे कारण इस परिवार में कोई कलह नहीं होगी। सुबह से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब उदास मन से अपने अपने कार्य कर रहे थे। वैशाली ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो तो सीधा हमें बताना। तुझे वापस भेज रहे हैं, पराया नहीं कर रहे हैं, मीरा देवी ने वैशाली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाकी सब आंसू भरी आंखों से उसे विदा करते हैं। सुनील और वैशाली जब कार तक आते हैं तो रवि भी उनके साथ कार में बैठ जाता है। वैशाली और सुनील एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। सुनील पीछे की सीट पर देखता है, वहाँ वैशाली गुमसुम सी बैठी बाहर की ओर देख रही थी। रवि उसके पास वाले सीट पर गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा था। उसका गुस्सा घर वालों पर था, खुद पर या शायद वैशाली के ससुराल वालों पर, जो अचानक आ गए थे उसके परिवार वालों को तकलीफ देने। खुद सुनील का मन भी उसे इस कार्य को करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसके सामने वो सारे दृश्य चलचित्र की भांति चलने लगे। जब वो वैशाली को लेने गया था, दोनों भाई वैशाली को छोड़कर जल्दी से निकल गए। वो वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। जाते जाते सुनील वैशाली के पास आता है।
वैशाली, एक बात हमेशा याद रखना, मन का मरना तन के मरने से कहीं अधिक तकलीफ देता है। इसलिए जब भी लगे कि तुम अब नहीं रह सकती, तुम्हारा मन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुरंत एक कॉल कर देना। तुम्हारा भाई हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ है। और वो वैशाली को गले लगा लेता है। फिर दोनों भाई तुरंत बिना मुड़े चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आंसू अपनी बहन को नहीं दिखाना चाहते थे। जल्द ही वैशाली को उसे लेने आने की असली वजह भी पता चल गई, जो वो तो बिल्कुल नहीं थी जो उसके परिवार वालों को बताई गई थी। सुदेश जी को करीब महीने भर से टाइफाइड था। उनके तीखे स्वभाव के कारण कोई भी रिश्तेदार उनके साथ ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहता था। वहीं देविका का ये आखिरी साल था कॉलेज का, और घर के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन दोनों ने मजबूरी में वैशाली को लाने के लिए हाँ कहा था। वहीं रामानंद जी को समाज में आना जाना भारी पड़ने लगा था। उनके घर की बदनामी होने लगी थी, जिस कारण वो वैशाली को जल्द से जल्द वापस लाना चाहते थे। सच जानकर भी वैशाली मौन रहकर अपना कार्य करती रही, जिसमें देविका भी यथासंभव उसकी मदद कर रही थी। वैशाली तो बस इंतजार कर रही थी गौरव के आने का, ताकि वो अपने सवालों के जवाब मांग सके। वो सवाल जिन्होंने आज तक उसे रातों को सोने नहीं दिया, जिनके जवाब ना देने पड़े। इसलिए आज तक गौरव ने उससे मिलने की या कॉल पर बात करने की कोशिश भी नहीं की। परंतु अब जब गौरव सामने होगा तो उसे उसके हर सवाल का जवाब देना होगा। आखिर वो समय आ ही गया जिसका इंतजार वैशाली को कब से था, और इंतजार में आज एक एक पल भी उसे युगों के समान प्रतीत हो रहे थे। दुगनी गति से धड़कते हृदय और बेचैन मन से वो गौरव के पास जा रही थी। गौरव क्या जवाब देगा? कहीं गौरव के जवाब से एक बार फिर उसका दिल टूट गया तो? कभी वो सोचती गौरव से बिना कोई सवाल किए उम्र भर इसी हसीन भ्रम में जी लेगी। क्या वो सह पाएगी एक और चोट? तो कभी उसका अंतर्मन उसे सच का सामना करने को कहता, भ्रम को छोड़ हकीकत में जीने के लिए कहता। इसी कश्मकश के बीच वो गौरव के समक्ष कब गई उसे पता ही नहीं चला। वैशाली, आओ बैठो, गौरव ने अपने काम के पेपर समेटते हुए कहा। मुझे आपसे कुछ पूछना था। वैशाली ने फैसला कर लिया था सच का सामना करने का। देखो वैशाली, क्या वो सब पुरानी बातें करना जरूरी है? गौरव ने व्यवस्था से कहा। पुरानी गलतफहमियां दूर किए बिना नई शुरुआत संभव कैसे होगी गौरव? वैशाली ने भी दृढ़ स्वर में कहा। और फिर मुझे बस इतना ही जानना है कि क्या आपको मेरे यहाँ से जाने की सही वजह ज्ञात है या नहीं, और ज्ञात है तो आपने आज तक किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं जानती हूँ आपने कहा था आप मेरे और माँ के बीच कभी भी किसी विवाद में नहीं बोलेंगे, परंतु ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। मुझे जिस कारण आपको और ये घर छोड़कर जाना पड़ा, वो कारण क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? मैं और हमारा रिश्ता आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? बताएं ना गौरव। बोलते बोलते वैशाली का कंठ रुंध गया था। अश्क जैसे आंखों से बाहर आने को बेताब हो गए थे। मैं सारे जवाब दूंगा, पहले तुम बैठो यहाँ। गौरव वैशाली को हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है। देखो वैशाली, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम और हमारा रिश्ता दोनों ही बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, परंतु मैं चाहकर भी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम्हारे जाने के बाद माँ और देविका ने मुझसे और पापा से झूठ कहा, पर सच भी भला कभी छुप सकता है? एक दिन जल्दी आने पर पापा ने उन दोनों की बातें सुन ली, और फिर जब सख्ती से उन्होंने पूछा तब दोनों ने सारा सच बता दिया था। बहुत दुख हुआ था मुझे, शर्म के कारण तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा था, परंतु माँ से मैं क्या कहता, क्योंकि उनकी नज़र में कुछ भी नया या गलत तो नहीं था। वैशाली, इस गांव में बहुत सी औरतें हैं जिनके ससुराल वाले उन्हें तकलीफ़ देते हैं, और वो सब सहन करती रहती हैं। खुद माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। एक बार रोटी जल जाने पर दादी ने माँ के पाँव को जलती लकड़ी से दाग दिया था, जिसका निशान आज भी उनके पाँव पर देखा जा सकता है। तो कभी सब्जी सही नहीं होने पर वो सब्जी की कटोरी ही माँ के मुंह पर फेंक देती थी। गौरव की बातें सुनकर वैशाली का मन और अधिक विचलित होने लगा था। सुदेश जी ने जो सहा उसकी कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप गया।
फिर तो उन्हें दूसरे का दर्द और भी अधिक समझ आना चाहिए। फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वैशाली ने दुख और आश्चर्य से कहा, क्योंकि जो उनको मिला शायद वही वो तुम्हें दे रही हैं। अब अगर मैं साथ देता हूँ तो वो ये सोचकर कि तुम उनके बेटे को उनसे छीन रही हो, वो तुमसे नफरत भी करने लगती। इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच बोलने से बेहतर खामोश रहना सही समझा। वैशाली अपना निर्णय ले चुकी थी, अब उसे अकेले ही सब संभालना था। गौरव स्पष्ट तौर पर जाहिर कर चुका था कि वो उसका साथ नहीं दे सकता। इसलिए वैशाली ने फिर से घर के कार्य और अपनी हर जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया था। सुदेश जी और देविका अब उससे कम ही बातें करते और वो भी। भाभी आपका फ़ोन। वैशाली बाहर कपड़े धो रही थी। देविका फ़ोन लेकर आती है जिस पर लगातार पूजा के कॉल आ रहे होते हैं। वैशाली फ़ोन लेकर छत पर चली जाती है। वैशाली, हेलो पूजा। हेलो की बच्ची, ये क्या किया तूने? मुझे अभी भाभी ने बताया कि तू परसों अपने ससुराल चली गई है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, तूने भी नहीं। क्या अब तू इतनी बड़ी हो गई जो अपनी कोई भी बात मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती? पहले तो हर छोटी से छोटी बात भी मुझे बताती थी। पूजा वैशाली के इस तरह जाने पर बहुत नाराज़ थी। वैशाली, दीदू पहले आप थोड़ा शांत हो जाओ। किसी ने आपको नहीं बताया क्योंकि आप सालगिरह समारोह से थक गए थे और आपकी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी। वैसे भी यहाँ तो सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना होगा ना। अभी तो यहाँ पर सब लोग मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। पूजा, तू संभाल लेगी। स्कूल में तेरा जब भी किसी से लड़ाई होती थी तब भी मैं या दोनों भाई में से कोई ना कोई तेरे साथ अवश्य होता था। घर पर भी तेरी किसी भी शैतानी पर दादी से मैं या भाई ही तुझे बचाते थे। तुझे तब भी कुछ संभालना आता था जो अब तू अकेली सब कर लेगी। वैशाली, दीदू थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर, और अगर कुछ हुआ तो मैं बताऊंगी ना आपको। वैशाली ने बस ये ऐसे ही कह दिया था क्योंकि कुछ ना बताने का निर्णय तो वो पहले से ही ले चुकी थी। पूजा, ठीक है, परंतु तू प्रत्येक दिन मुझसे बात करेगी और कोई भी समस्या हो या कोई कुछ कहता हो तो मुझे बताएगी। अब अपना ख्याल रखना, बाय। पूजा को वैशाली की चिंता थी। उसे भी इस तरह अचानक वैशाली का वापस चले जाना सही नहीं लग रहा था। वैशाली अपना काम कर रही थी, तभी सुदेश जी और देविका वहां आते हैं। वैशाली को आए 3 महीने से अधिक हो गए थे। अब सुदेश जी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। भाभी, आप जब भाई के कपड़े इस्त्री करो तब मेरे भी कुछ कपड़े इस्त्री कर देना, देविका ने वैशाली से कहा। मगर वैशाली कुछ कहती तभी ही सुदेश जी बीच में बोल पड़ी, कोई आवश्यकता नहीं है उससे इस्त्री करवाने की। क्या अब तुम इतना सा कार्य भी स्वयं से नहीं कर सकती? यदि मैं स्वस्थ होती तो इससे मेरा कोई भी कार्य कभी नहीं करवाती। क्या पता फिर कब अपने परिवार को कॉल कर हमारी शिकायत कर दें, और वो भी ना आओ देखते ना ताओ, सीधा धमक पड़ते इसे यहाँ से ले जाने। फिर तेरे पिताजी को जाना पड़ता इस महारानी और इसके परिवार से क्षमा मांगने। तब कहीं जाकर ये हम पर एहसान करती और इस घर में वापस आती। सुदेश जी की कड़वी और क्रोध से भरी इन बातों से स्पष्ट हो गया था कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। वो अब भी वैशाली के साथ वैसी ही थी जैसे पहले थी। माँ, मेरे परिवार ने मुझे इतना तो पढ़ाया है कि मैं अपनी हर परेशानी का सामना खुद से कर सकूं। ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं हर बार अपने परिवार को ही बताऊं। आजकल तो बस 100 नंबर ही बहुत हैं, जिसे लगाते ही वो तुरंत आते भी हैं और कार्रवाई भी तुरंत करते हैं। वैशाली बोलकर वहाँ से चली गई। देविका मुँह खोले वैशाली को जाते हुए देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी अभी जो भी वैशाली ने कहा था, अब तू क्या मुंह फाड़े उसे देख रही है? मुंह बंद कर, वरना कोई मक्खी मच्छर अंदर घुस जाएगा। सुदेश जी ने देविका को झिड़कते हुए कहा। ऐसा भी क्या मंत्र बोल गई वो जो तेरा मुंह ही बंद ना हो रहा? अरे माँ, उन्होंने कहा 100 नंबर। फिर यहाँ वहाँ देखा, मानो कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। फिर देविका ने धीरे से अपनी माँ के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, यानी कि पुलिस। अब अगर आपने मैंने कुछ भी किया तो वो अपने परिवार को नहीं पुलिस को कॉल करेगी, देविका ने डरते हुए कहा।
अरे कुछ नहीं करेगी वो, उसने ये सब डराने के लिए कहा होगा और तू डर भी गई। चल जा अपने कमरे में और अपने कपड़े स्वयं से इस्त्री कर। सुदेश जी ने देविका से तो कह दिया, परंतु वो खुद भी वैशाली की इस बात से डर गई थी। वैशाली अपने कमरे में आकर जो अभी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कितने चेहरे होते हैं एक ही व्यक्ति के, जिसे हम कभी उसे पहचान भी नहीं पाते। माँ जब भी मेरे विवाह के पहले चितौड़ मेरे घर आती, कितने कम शब्दों में और कितना अच्छा बोलती। उसमें घर में सब यही कहते, वैशाली की सास बहुत कम बोलने वाली शांत और सरल महिला है। परंतु अब समझ में आ रहा है कि वो इतना कम बोलती हैं ताकि किसी को भी उनके सच का पता न चले। वैशाली के हालात जहाँ पहले जैसे होते देख कुछ कुछ परेशान थी, वहीं अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। अचानक से चक्कर आना, कमजोरी और थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होने लगती। वैशाली इन सब बातों को सोचकर परेशान हो अपने कमरे की ओर जाते हुए यही सब सोच रही थी कि उसे गौरव से बात कर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या पता ज़्यादा दिन टालने से समस्या और अधिक बढ़ जाए और फिर इस बार तो मेरा महीना भी। ये बात दिमाग में आते ही वैशाली के पांव एक जगह रुक गए और उसने ठहर कर अपने पेट पर हाथ रखा और उसे जैसे एक अनमोल एहसास हुआ। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ना जाने कितने समय बाद वो इस तरह मुस्कुराई होगी। उसे अब सब सही होने की एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। बस एक बार मैं और गौरव डॉक्टर को मिलने और मेरी इस खुशी पर अपनी हाँ की मोहर लगा दें, फिर आप और मैं साथ मिलकर इन खुशियों के पलों को जिएंगे। हर क्षण को प्यार और सपनों से भर देंगे। ये आने वाला मेहमान हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा और इसके आने से हमसे जुड़े हर रिश्ते की कड़वाहट भी प्रेम के मीठे रस में बदल जाएगी। मुझे विश्वास है इसे केवल मैं और आप ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ढेर सारा प्यार देगा। इस ख्याल ने उसे ना जाने कितने ही सपने दिखा दिए थे, जीवन के प्रति नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। इस समय उसके मन में जो भावनाएं थी उन्हें शब्दों का रूप दे पाना मुमकिन नहीं था। वैशाली का मायका, माँ जी, वो हम दोनों सोच रहे थे कि बहुत दिनों से दोनों बच्चियाँ आई नहीं हैं, तो क्यों ना हम ही उन दोनों को बुला लें, कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगी और फिर हम सब के मन में जो वैशाली को लेकर चिंता है वो भी दूर हो जाएगी। वैशाली को खुश देखकर पूजा और उसके दोनों भाई का गुस्सा भी शायद खत्म हो जाए। वैशाली की माँ और बड़ी माँ मीरा देवी से बात करने उनके कमरे में आई थी। ठीक है, बुला लो। कुछ समय विचार करने के बाद मीरा देवी ने कहा, वैसे भी वैशाली के जाने के बाद पूजा भी गुस्से के कारण एक बार भी घर नहीं आई हैं। सुनील और रवि की नाराजगी के कारण घर का माहौल भी अभी तक तनावपूर्ण है। ऐसे में वैशाली और पूजा आ जाएंगी तो इस घर में खुशियां भी पुनः लौट आएंगी। फ्रेंड्स, आज की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।